हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9, जिसमें से हमने अध्याय 2 कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कि फ्रांस की क्रांति का पार्ट 2 खत्म हो चुका है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यह पार्ट 3 है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ये पार्ट 3 है। इससे पहले भाग 2 समाप्त हो चुका है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। जो पहली बार आए हो चैनल पर, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल घंटी बजाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने ओठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइफ के द्वारा रचित मार्शले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस ने स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसीलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। अर्थात फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? तो मार्शले है, जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ये आप नोट कर सकते हैं। फिर है क्रांतिकारी युद्धों में जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं उनके बारे में या उनकी मांगों के बारे में जानेंगे। अर्थात इनमें जैकोबिन क्लब सबसे ही सफल क्लब था। जैकोबिन क्लब क्या था? सबसे सफल क्लब के नाम से जाना गया। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। उसका जो नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कारीगरों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक के पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। और यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। मतलब कि यह एक ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का एक तरीका था। कॉन्वेंट का मतलब धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत।
इस शब्द का मतलब हुआ कि धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। चित्र में दिखाया गया है कि 100 कुलाद अर्थात बिना ब्रीच वाले दंपति। फिर है चित्र 10 में देखेंगे, जो ये चित्र 10 है, कि नौनीन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता, अर्थात ये किसी महिला कलाकार के द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर 2 साल में लगने वाली सैलान नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सकें। ये तस्वीर स्वतंत्रता का नारी का रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्रियाकलाप है कि इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाएं जिन्हें आपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स नंबर 1 में देखा। लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर या अधिकारों का घोषणा पत्र पिरामिड समानता का प्रतीक है, जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता था। इन त्रिभुजों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति, इस महिला मूर्ति के बारे में आप क्या विचार कर सकते हैं? चलिए, इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलाद के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले या घुटनने वाले। 100 कुलाद पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर के एक विशाल हिंसक विद्रोह का योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया था। 21 दिसंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख चुनाव जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख चुनाव जनता करती है, उनके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेज डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ, अर्थात जल्द ही मेरी एंटोइनेट का भी वही हश्र, अर्थात उसे भी फांसी दे दी गई। देशद्रोह का मतलब होता है अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। आतंकराज, जानते हैं ये आतंकराज कब से फैलने लगा था? आतंकराज सत्रह सौ तिरानवे से 1794 तक के काल को आतंक का काल कहा जाता है।
क्योंकि इसमें रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई और उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो गिलोटिन पर चढ़ा करके उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन जानते हैं क्या होता है? गिलोटिन को सर को रख करके उसमें गले को काट दिया जाता है। गिलोटिन दो खंभों के, ये यहाँ पे उसकी व्याख्या की गई है कि गिलोटिन क्या होता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रख करके अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिक कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर के सरकार के द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोल चाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानश्यूर अर्थात महाशय एवं मदाम अर्थात महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी महिलाओं एवं पुरुषों को सितोयेन अर्थात नागरिकों एवं सितोयीन अर्थात नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। सभी महिलाओं को नागरिक अथवा नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अनंतः जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे क्रियाकलाप ये है कि डेसमोलिन्स और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करें और राजशक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है। निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रोबेस्पियरों का क्या मतलब है। डेसमोलिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है। एक बार फिर स्रोत गा देखो और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में कौन सा प्रावधान था, इस पर अपनी चर्चा कक्षा में करें। आइए जानते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, लिबर्टी क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार के क्या मायने हैं। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में ये लिखा कि उसके कुछ ही दिनों के बाद आतंकराज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ला मोनितेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। किस अखबार में? ला मोनितेर यूनिवर्सल। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंतता और अनम्य न्याय है जिसका प्रयोग पृथ्वीभूमि की अति आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है।
चित्र में देख सकते हैं कि क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था कि एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। आइए जानते हैं कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन को शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यालय से बचने की घोषणा की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता था, तब परिषदों उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बनाए रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो क्रियाकलाप में है कि जनसमूह की वेशभूषा, भूमिका एवं क्रियाकलाप का वर्णन करें। इस चित्र में क्रांतिकारी उत्सव की कैसी छवि बनती है? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति जरूरी हुई? मतलब क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो ये फ्रांस की क्रांति का भाग 4 होगा। तो वीडियो लंबी हो जाने के कारण हम वीडियो भाग 4 में देखेंगे। पार्ट 4 आएगी। तब तक के लिए आप बने रहें और वीडियो को शेयर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, जो क्लास 9, 10 की पढ़ाई भी कर रहे हों, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और जो पहली बार आए हो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और कैसा लग रहा है वीडियो, किस पे वीडियो चाहिए, किस पे बनाने की ज़रूरत है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पुस्तक पहले पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारे चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।